हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले पुनरावृत्ति करेंगे, पिछले अंश की पुनरावृत्ति करते हैं और उसके पश्चात शेषांश पढ़ने के पश्चात प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ कवि इस पाठ के माध्यम से पत्रों की जो पहचान है, पत्रों की का जो महत्व है उसके बारे में उन्होंने बताया है और कह रहे हैं कि इतने आधुनिकतम साधन आ गए हैं संचार के लिए, परंतु चिट्ठियों की दुनिया ही अलग है। इसके महत्व, उसका जो है चिट्ठियों के महत्व को, उसके इतिहास और उसके जो और सभी क्षेत्रों में इनके योगदान है, इनके माध्यम से इन्होंने इसके महत्व को दर्शाना चाहा है। आइए हम आगे का अंश पढ़ते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। लेखक क्या कह रहे हैं कि चिट्ठियों की दुनिया है, चिट्ठियों का जो महत्व है आज भी बरकरार है। बरकरार है मतलब अभी भी है, मतलब स्थायी है, अभी भी इसका जो महत्व है वो अभी भी है। और शहरी इलाके में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। मतलब कि किसी भी इलाके में, भारत के किसी भी छोर में, चाहे पहाड़ हो चाहे रेगिस्तान हो, कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे ऊंची अट्टालिकाएं हों या झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हों, कहीं भी आप देख लीजिए, पत्र का एक अलग ही महत्व है। पत्र के इंतज़ार में सारे लोग रहते हैं, चाहे वो बड़े हों या सुविधा संपन्न हो या गरीब हो, सभी जो है पत्रों के इंतज़ार में अवश्य रहते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य भाषाओं के लिए, अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आज भी लोग जो है डाकखानों तक जाते हैं और एक दो की संख्या में नहीं, करोड़ों लोग अपने पत्र की तलाश में वे जो है डाकखाने तक पहुंचते हैं। इन डाकों की, इन पत्रों की हमारे जीवन में मतलब अद्भुत, इनका एक अलग ही इनकी भूमिका है, इनकी अलग ही भूमिका होती है हमारे जीवन में। और दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थी व्यवस्था से ही जलते हैं। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि जो दूर दराज के गांव हैं उसमें जो लोग रहते हैं, उनके चूल्हे मतलब डाकघरों के माध्यम से जो मनी ऑर्डर आता है उसी पर जलते हैं। यानी कि मनी ऑर्डर एक तरह की अर्थव्यवस्था है जिसमें डाकखाने के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजे जाते हैं। तो जिसके घर के सगे संबंधी, जो मतलब जैसे जिसके पुत्र बाहर रहते हैं, कमाऊ बेटे बाहर रहते हैं, तो वे जो है पैसे भेजते हैं, डाकखानों के माध्यम से मनी ऑर्डर करके भेजते हैं। तो उन्हीं मनी ऑर्डरों से ये जो है गांव में चूल्हे जलते हैं, ऐसा लेखक बताते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में ही देखा जाता है। करें दूर दराज के गांव में जहाँ पे डाकिया मनी ऑर्डर लेके जाता है,
उसे लोग देवदूत के रूप में देखते हैं, देवदूत के रूप में उसे समझते हैं, यानी कि वह उनके लिए देवदूत के बराबर है। ठीक है, तो ये है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसमें कि लेखक ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि चिट्ठियों का इतिहास क्या रहा है और किस प्रकार ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण थे और हैं, आगे भी रहेंगे। इस पाठ के लेखक के बारे में है कि इस पाठ के लेखक कौन है। सबसे पहले जो है हम लोग इसके पाठ के लेखक के बारे में जान लें। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह इस पाठ के लेखक हैं। दूसरा जो है प्रश्न है, आधुनिक संचार के साधन होते हुए भी पत्रों का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है। आधुनिक संचार के साधन होते हुए भी पत्रों का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है। आधुनिक संचार के साधन होते हुए भी पत्रों का स्थान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये स्थायी हैं और पूरी तरह से ये भावात्मक होते हैं और एक तरह से गोपनीय भी होते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन की बात खोलकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एसएमएस का अर्थ क्या होता है। एसएमएस का अर्थ होता है कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा भेजा गया लिखित संदेश। ठीक है, एसएमएस का मतलब क्या होता है, मोबाइल के द्वारा भेजा गया लिखित संदेश। अगला प्रश्न है कि पत्रों की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है कि ये चिरस्थायी होते हैं, इसको हम सहेज कर और संजो कर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्र किन किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं। पत्र किन किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो हम जान लें कि पत्र जो है राजनीतिक क्षेत्र पे, कला के क्षेत्र पे, साहित्य के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में अपने प्रभाव डालते हैं। पत्र का हर क्षेत्र में महत्व है, ये चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पत्रों का महत्व है। अब अगला जो है प्रश्न है कि विश्व डाक संघ की ओर से क्या व्यवस्था की गई। विश्व डाक संघ की ओर से क्या व्यवस्था की गई। विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन की प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। पत्र लेखन प्रतियोगिता कब शुरू हुई। पत्र लेखन प्रतियोगिता कब शुरू हुई। पत्र लेखन प्रतियोगिता कब शुरू हुई। पत्र लेखन प्रतियोगिता जो है वह 1972 में शुरू हुई। पत्र लेखन प्रतियोगिता सन 1972 में शुरू हुई। पत्रों की आवाजाही प्रभावित होने का कारण क्या है। पत्रों की आवाजाही प्रभावित होने का कारण क्या है। इसका उत्तर है कि संचार के साधनों का बढ़ जाना। संचार के साधनों का बढ़ जाना पत्र की आवाजाही बढ़ने का साधन है, प्रभावित होने का साधन है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पत्र परस्पर जुड़े हैं क्यों। पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में पत्र परस्पर जुड़े हैं क्यों। क्योंकि पत्र जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए जुड़े हुए हैं कि ये जो है संचार के साधनों का वहाँ पे उतना विकास नहीं हो पाया है। गाँव में संचार के साधनों का बहुत विकास नहीं हो पाया है। चिट्ठियों की तेज़ी को किसने रोका है। चिट्ठियों की तेज़ी को किसने रोका है। चिट्ठियों की तेज़ी को ईमेल ने, फैक्स ने और जो आधुनिकतम साधन जैसे मोबाइल आदि है, इन्होंने रोक दिया है। अगला प्रश्न अगले पैराग्राफ से है कि अवतरण से है
कि लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को किस रूप में संजोकर रखते हैं। लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को किस रूप में संजोकर रखते हैं। लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को यादगार के रूप में संजोकर रखते हैं। पंडित नेहरू जी किसे पत्र लिखा करते थे। पंडित नेहरू जी किसे पत्र लिखा करते थे। इसका उत्तर है पंडित नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा जी को पत्र लिखा करते थे। अपनी बेटी इंदिरा जी को वे पत्र लिखा करते थे। अगला प्रश्न इसका है कि अगर नेहरू जी के समय में आज जैसे संचार के साधन होते तो क्या करते। अगर नेहरू जी के समय आज जैसे संचार के साधन होते तो क्या करते। आज जैसे संचार के साधन होते तो वे भी SMS किया करते ना। इसमें अगला प्रश्न है कि नेहरू जी के पत्र हमें क्या संदेश देते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि नेहरू जी के पत्र हमें क्या संदेश देते हैं। नेहरू जी के पत्र हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने मतलब प्रियजन को पत्र के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि पत्र और SMS में क्या अंतर है। पत्र और SMS में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर है कि पत्र और SMS में ये अंतर है कि पत्र जो है चिरस्थायी होता है, उसको हम संजो के रख सकते हैं, परंतु SMS जो है वो टिकाऊ नहीं होता। फिर अगला प्रश्न पाठ से है कि पत्र व्यवहार का प्रचलन कब से हुआ। पत्र व्यवहार का प्रचलन कब से हुआ। इसका उत्तर है कि आज़ादी के बाद से पत्र व्यवहार का प्रचलन शुरू हुआ। आज़ादी के बाद से पत्र व्यवहार का प्रचलन शुरू हुआ। सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा मान्यता संचार साधनों में किस विभाग को है। सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा मान्यता संचार साधनों में किस विभाग को है। इसका उत्तर है कि सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा मान्यता डाक विभाग को है। डाक विभाग की गुडविल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है कि डाक विभाग की गुडविल है कि सभी जगह इसकी पहुंच है। सभी जगह ये अच्छे से कार्य करते हुए आम लोगों को जोड़ने का कार्य करता है और ये इसका अच्छे कार्य के कारण यही इसका गुडविल है। मनी ऑर्डर क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि मनी ऑर्डर क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि डाक व्यवस्था से एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन को भेजना। डाक व्यवस्था के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजने को मनी ऑर्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है डाकिये को किस नाम से पुकारा जाता है। गांव में डाकिये को देवदूत के नाम से जानते हैं। इसको देवदूत के रूप में उसको महत्व देते हैं। अब पाठ के कुछ प्रश्न हैं कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं देता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पत्र जो है हमारे अपने हृदय में जो है आत्मीयता को बढ़ाते हैं लोगों के प्रति। पत्र जो है वे हम अपने हृदय की आत्मीयता प्रेम की भाव को स्पष्ट करते हुए हम पत्र लिखते हैं, जो कि अपने मन की अभिव्यक्ति को हम शब्द देते हैं, उनको भावों को अभिव्यक्त करते हैं। और जबकि फ़ोन या SMS में हम बड़े संक्षेप में अत्यंत संक्षेप में अपनी बातों को कहते हैं। इसीलिए पत्र और SMS जो है हमें के संदेश हमें वो संतुष्टि नहीं देते, वे संतोष नहीं देते जो कि पत्र हमें दे सकते हैं। पत्र के माध्यम से हम
अपने दिल की बात को विस्तार से कह सकते हैं, अपने मनोभाव को व्यक्त कर सकते हैं, जबकि हम फ़ोन या SMS में ऐसा नहीं कर सकते। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जवाब, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों के संबंधों की भाषा के नाम बताइए, ये प्रश्न है। तो उर्दू में इस पत्र को खत कहते हैं, कागज कहते हैं कन्नड़ भाषा में, जाबू और लेख तेलुगु भाषा में कहते हैं, और तमिल में इसे कड़ित कहा जाता है। पत्र जो है संस्कृत में कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों, विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त विश्व डाक संघ के द्वारा सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया। अब अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि पत्र को हम धरोहर के रूप में रख सकते हैं और यह हमें प्रेरणा देते हैं, अतः लोग इन्हें धरोहर की तरह से सहेज कर रखते हैं। पत्र लिखित होने की वजह से इसे हम सहेज कर रख सकते हैं, जैसे कि गांधी जी के पत्र एवं जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र जो कि उन्होंने इंदिरा जी को लिखे थे, ये पत्र आज भी सहेज कर रखे गए हैं। ये पुस्तक के रूप में पुस्तकों के दुकानों पे या प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय में मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत SMS भले ही लिखित रूप में हो, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से सहेज कर नहीं रखा जा सकता। अब हम पाठ का अगला प्रश्न है उसकी तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि आज के आधुनिक दौर में भले ही फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का चलन बढ़ता जा रहा है, लोग सुविधा अनुसार अपने कार्यों को करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने में लगे हुए हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि पत्रों का चलन कम होना असंभव है। व्यावसायिक तथा विभागीय कार्यों के पत्रों के माध्यम से विभागीय कार्य जो है मतलब व्यावसायिक तथा विभागीय कार्य जो है वे पत्रों के माध्यम से ही किए जाते हैं और आज भी, पहले भी किया जाता था, आज भी किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम तथा लगाव मिलते हैं वह संचार के अन्य इन साधनों से नहीं मिलते। अब पाठ के आगे का प्रश्न है, पहला प्रश्न, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरन भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। जब टिकट के बिना हम पत्र भेज देते हैं तो उसमें कुछ परेशानियां आ जाती हैं, जैसे कि सही पता लिखने पर पत्र अपने ठिकाने पर तो पहुंच जाता है, हालांकि पाने वाले व्यक्ति को तभी पत्र मिलेगा जब वह
व्यक्ति डाक टिकट के साथ जुर्माने का भुगतान भी करेगा। इसके अलावा पत्र पाने वाले के पास उतने पैसे उपलब्ध नहीं हो तो अनावश्यक परेशानी उपस्थित हो जाएगी और पत्र के लिए समुचित राशि का भुगतान नहीं कर पाने पर पत्र वापस जा सकता है और भेजने वाले का संदेश पाने में भेजने वाला जो है भेजने वाले को जो संदेश दिया गया है वह उस पाने में से वह वंचित रह जाएगा। अब पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे। पिन कोड का पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड का पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह अंक प्रायः 6 अंकों का होता है। पिन कोड से उस क्षेत्र का पता चल जाता है जहाँ के लिए वह पत्र भेजा गया हो। उसका पहला अंक राज्य के बारे में बताता है कि वह किस राज्य का पत्र है। दूसरा उसमें उप क्षेत्र यानी जिला के बारे में बताता है और अंतिम 3 अंक जो है किस डाकघर से संबंधित है उसके बारे में बताता है। और इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि पिन संख्याओं में लिखा गया एक पूरा पता ही होता है। अब अगला प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर के पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि महात्मा गांधी भारत में ही नहीं संसार भर में लोकप्रिय थे और अपने देश में वे और भी अधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। वे कहीं होंगे उनका पता सभी को होता था, अतः पत्र कहीं भी से आए उनके पास पत्र पहुंच जाते थे। डाक वालों को सदैव यह पता रहता था कि इस समय वे कहाँ होंगे और उनके नाम जो पत्र आता था इसी कारण उन तक पहुंच जाते थे। ये इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के बाद भाषा की बात में ये है कि पत्र जोड़ने वाले कुछ शब्दों को लिखना है। जैसे कि पत्र से जुड़े हुए कुछ शब्द को जोड़ना है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं भाषा की बात में भाषा की बात, इसमें हम लोग भाषा की बात ये है इसमें जो है पत्र को जोड़ करके कुछ शब्द लिखना है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं इसमें प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। और उसके पश्चात हम ये लिख सकते हैं उसका अगला जो है प्रशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र। इसके बाद हम लिख सकते हैं और इसके पश्चात हम शिकायती पत्र लिख सकते हैं, शिकायती पत्र, शिकायती पत्र। इसके पश्चात हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं, आवेदन पत्र। उसके पश्चात हम एक निमंत्रण पत्र भी लिख सकते हैं, निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र। इसके बाद क्षमा याचना पत्र हम लिख सकते हैं, क्षमा याचना पत्र, क्षमा याचना पत्र। उसके बाद हम संवेदना पत्र भी लिख सकते हैं, संवेदना पत्र।
ये है पत्रों के कुछ प्रकार। फिर से इसको पढ़ के सुना दे रही हूँ। सबसे पहले प्रार्थना पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, क्षमा याचना पत्र और संवेदना पत्र। ठीक है, अब हम लोग इक प्रत्यय जोड़कर कुछ शब्द बनाएंगे। इक प्रत्यय जोड़कर पाठ के में आने वाले, इसमें व्यापारिक शब्द में व्यापार और इक से बना है व्यापारिक, और इसी तरह से इक प्रत्यय जोड़कर हमको अन्य शब्द पाठ से खोजकर लिखना है। तो हम समाज से इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा सामाजिक। सामाजिक। प्रश्न 2 है ये, प्रश्न 2। ये है प्रश्न 1। तो सामाजिक बन गया। और उसके बाद पुराण से पौराणिक, पौराणिक शब्द बना, पुराण और एक पौराणिक बन गया। फिर जैविक बना, अगला शब्द जैविक बन गया। और उसके पश्चात आर्थिक बन गया, अर्थ से एक प्रत्यय जोड़ के आर्थिक बना। ठीक है, अब हम अगला शब्द लेंगे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक शब्द बन गया। ठीक, अब ऐतिहासिक के बाद प्राकृतिक शब्द है, प्राकृतिक। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति से एक प्रत्यय जोड़ के बना प्राकृतिक। फिर से एक बार बता दे रहा है कि समाज से एक प्रत्यय लेकर, एक प्रत्यय जोड़ने पे बना सामाजिक। सामाजिक। ठीक है, फिर पौराणिक, पुराण से एक प्रत्यय जोड़ के बना पौराणिक। जीव से एक प्रत्यय जो बना तो बना जैविक। फिर अर्थ से एक प्रत्यय जोड़ के बना आर्थिक। फिर इतिहास से एक प्रत्यय जोड़ के बना ऐतिहासिक। फिर प्राकृतिक, प्रकृति से एक प्रत्यय जोड़ के क्या बना प्राकृतिक। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ अन्य प्रश्न भी करते हैं। पाठ पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न करते हैं। सबसे पहले इस पाठ से प्रश्न है कि पत्रों ने किन किन क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया। पत्रों ने किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो इसका उत्तर है पत्रों ने कला को, राजनीति को, साहित्य को प्रभावित किया। कला, साहित्य और राजनीति को पत्र ने प्रभावित किया। अगला प्रश्न है कि संदेश पहुंचाने का काम कौन शीघ्र करने लगा। प्रश्न, संदेश पहुंचाने का कार्य कौन शीघ्र करने लगा। तो आपको पाठ से पता ही हो गया होगा कि पत्र को शीघ्र पहुंचाने का कार्य रेलवे और तार द्वारा किया जाने लगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में चिट्ठी पत्री की क्या स्थिति है। वर्तमान में चिट्ठी पत्री की क्या स्थिति है। वर्तमान में चिट्ठी पत्री की लोकप्रियता बनी हुई है, भले ही उसका प्रयोग कम हो गया है, लेकिन उसकी लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न जानेंगे कि भारतवर्ष में लगभग कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं। भारतवर्ष में लगभग कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं। भारतवर्ष में लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं। भारतवर्ष में लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं। अगला प्रश्न है कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं। कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं, कागज। ठीक है, कागज कहते हैं।
विकसित शब्द में प्रत्यय का किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ये प्रश्न है कि विकसित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर है विकसित शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है। पत्रों की दुनिया कैसी है? पाठ में आपने देखा होगा वो लिखा हुआ है कि पत्रों की दुनिया अजीबो गरीब है। हरकारे कौन होते हैं? हरकारे वे व्यक्ति होते हैं जो कि मीलों तक दौड़कर चिट्ठियों को पहुंचाते हैं। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे तब, और फिर तब तक के लिए धन्यवाद।